स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हम नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट्स ही क्लियर कर रहे थे, जिसमें हमने किया टाइप्स ऑफ गोल्स, वो हमने पूरा क्लियर कर लिया। अभी हमने कहा था नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट्स बहुत जरूरी हैं, तो उन्हीं कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कंसेप्ट्स को क्लियर कर। आज की वीडियो में भी आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स ही चल रहे हैं, ये आपका फर्स्ट यूनिट ही चल रही है नेशनल इनकम। बेसिक कंसेप्ट्स में हम जो करेंगे वो है अब हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो की आप बोर्ड पर देखेंगे, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशन में हम साथ साथ जो कर रहे हैं वो आप देखिए डेफिनेशन में। स्टॉक और फ्लो कोई अनकॉमन वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स हम अपनी आम लाइफ में भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, अपने और सब्जेक्ट्स में भी ये वर्ड्स बहुत जगह इस्तेमाल किए हैं। लेकिन यहाँ स्टॉक और फ्लो वही है, हम इकोनॉमिक्स में इनके वर्ड्स का कैसे यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स हम यहाँ यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट या तो स्टॉक वेरिएबल होता है या वो फ्लो वेरिएबल होता है। वर्ड वेरिएबल क्या है? सबसे पहले वेरिएबल इकोनॉमिक्स में जो भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेलिंग, ये सब वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है स्टॉक और एक है फ्लो। स्टॉक वेरिएबल क्या है और फ्लो वेरिएबल क्या है? स्टॉक की डेफिनेशन देखिए, स्टॉक वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप इसको हाईलाइट करें, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, हम पहले इसी चीज को डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। इकोनॉमिक्स में कोई भी वेरिएबल जिसको हम आज अभी ये हम मेजर कर सकते हैं वो मतलब है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम इसकी ये नहीं बात कर रहे हैं कितने दिन, कितनी मिनट, कितने महीने, ये नहीं, आज और अब जिसको हम वेरिएबल्स को इस तरह से एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर कर सकते हैं वो है स्टॉक। अब दूसरी तरफ फ्लो वेरिएबल पर चलिए। फ्लो वेरिएबल, उसमें डेफिनेशन देखिए, स्टार्टिंग रूल सेम है। फ्लो वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में डिफरेंस देखोगे, स्टॉक में है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और जो फ्लो है उसमें है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम आपका मिनट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है। तो जिसमें हम जिन वेरिएबल्स को हम अभी मेजर कर सकते हैं वो है स्टॉक, और जिनके लिए हमें टाइम रेफरेंस बताना पड़ता है वो है फ्लो। इसको कुछ एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहले एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, उससे ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मान लीजिएगा मैं आपसे पूछती हूँ हाउ मेनी हाउसेज यू हैव, आपके पास कितने घर हैं? आपने कहा कि आपके पास 2 घर हैं, 2 हाउसेस। दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी इनकम कितनी है? आपने मुझे आंसर किया 10,000। अब 10,000 जब आपने आंसर किया तो उसके साथ आपको मुझे टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। 10,000 पर मंथ, 10,000 डेली, 10,000 वीकली। तो उसके साथ आपको, जब आप मुझे इनकम बता रहे हो तो उसके साथ आपको टाइम पीरियड रेफर करना पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड आप रेफर नहीं करोगे तो मुझे आपके बारे में, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में नहीं पता चलेगा। आपने सिर्फ बता दिया मुझे इनकम आपकी है 10,000। अगर 10,000 पर डे है तो ऑब्वियसली आप बहुत रिच हैं। 10,000 अगर पर मंथ है तो आप बिलो पार, बहुत लोअर इनकम ग्रुप के में लाई कर रहे हो। तो वहां अगर आपने सिर्फ मुझे इनकम बताई लेकिन उसके साथ आपने टाइम पीरियड मुझे नहीं बताया, तो वहां मेरा, आपने जो मुझे इनकम का आंसर दिया है वो इनरेलेवेंट हो जाएगा, जिससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने पूछा हाउ मेनी हाउसेज यू हैव, आपने कहा 1 या 2, वहां उसके साथ देखिए आगे मुझे टाइम पीरियड पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है आपसे, आपके पास आज कितने घर हैं, तो वो क्या हो गया आपके पास स्टॉक है। तो जिसमें हमें आगे टाइम रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आज अभी क्या है वो है स्टॉक वेरिएबल। और जिनमें हमें टाइम पीरियड्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, अगर आप उसमें मुझे टाइम पीरियड अपना नहीं बताएंगे तो उसमें आपके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
तो इसलिए देखिए स्टॉक डेफिनेशन दोबारा, स्टॉक वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इट हैज नो टाइम डायमेंशन। यहाँ डायमेंशन का मतलब कोई टाइम पीरियड यहाँ नहीं है हमारे पास। लेकिन फ्लो में, फ्लो वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज टाइम डायमेंशन। इसमें कोई ना कोई टाइम गैप होगा। एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको हाउस और मैंने आपको इनकम से बताया। दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए। अगर मैं पूछती हूँ आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और दूसरा मैंने एग्जांपल पूछा आपकी सेविंग कितनी है, तो इसमें जब आप आंसर देंगे, देखिए आपके पास मैंने पूछा आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। बैंक अकाउंट में मान लीजिएगा आपके पास है 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज जब आपने मुझे आंसर कर दिया तो उसके बाद आगे टाइम का कोई मतलब नहीं है। बस आज है आपके अकाउंट में, मुझे पता करना है आपके अकाउंट में कितना पैसा है। 20,000 आपने बता दिया, उसके साथ टाइम रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा आपकी सेविंग कितनी है, आपने फिर मुझे वही आंसर किया कि आपकी सेविंग है 5,000, तो सेविंग 5,000, तो उसके साथ देखो फिर आगे टाइम रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। 5,000 कितने दिनों में सेव कर रहे हो? 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में, 3 महीने में, 4 महीने। तो यहाँ हमारे पास आपके जो अकाउंट में पैसा है वो हो गया स्टॉक कंसेप्ट, और जो आपके पास ये जो हमने कहा सेविंग वो है आपका फ्लो वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। या फिर आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कुछ वेरिएबल्स दे देंगे और आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 वेरिएबल्स आपको दे दिए और आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लासिफाई द फॉलोइंग वेरिएबल इनटू स्टॉक एंड फ्लो गिविंग रीजंस। तो स्टॉक एंड फ्लो गिविंग रीजंस, तो रीजन आपको पहले स्टॉक पहचानना है और फिर फ्लो पहचानना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपके पास स्टॉक और फ्लो जो है, स्टॉक और फ्लो में आपके पास जो आंसर आएंगे उसमें आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में सिर्फ क्या लिखना है, जिसका टाइम डायमेंशन नहीं है वो है स्टॉक और जिसका टाइम डायमेंशन है वो है फ्लो। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टॉक के ले रहे हैं, स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल ले रहे हैं। स्टॉक वेरिएबल हो गया वाटर इन ए टैंक। कोई भी टैंक है उसमें जो पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है। आपसे पूछा जाता है टंकी में कितना पानी है, तो आप उसी टाइम देखकर बताओगे आज अभी कितना पानी है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी मीन्स जब आप बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी की कि आज हम कहते हैं रिजर्व बैंक ने इकोनॉमी में कितने नोट छापे हैं, तो वो जो नोट है, टोटल नोटों की जो मनी सप्लाई है उसको आप आज के टाइम मेजर कर सकते हैं कि आज तक आरबीआई ने कितने नोट जो है वो प्रिंट किए हैं, वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है। उसके बाद नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ का मतलब वेल्थ में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं, तो उसको भी हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई, ये डिस्टेंस आप किसी भी टाइम मेजर करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ हाउसेस इन ए सिटी, नंबर ऑफ हाउसेस इन ए सिटी, वो भी हमारे पास ये नहीं कि कितने मकान कैसे बने, बस आज सिटी में कितने घर हैं, वो सारा हमारा स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। या अगर हमें कहते हैं ऑयल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कितना ऑयल रिजर्व्स हैं वो हम मेजर कर सकते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी स्टॉक वेरिएबल है। तो स्टॉक वेरिएबल इतने सारे एग्जांपल से आपके पास समझ आ गया होगा कि स्टॉक वेरिएबल वो हैं जिन्हें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आज अभी मेजर कर सकते हैं। अब फ्लो के एग्जांपल देखिए, प्रोडक्शन, किसी चीज का भी प्रोडक्शन हो रहा है, आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपने कहा 4 टन, वो 4 टन प्रोडक्शन कितने दिनों में हुआ है, 1 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, या फिर जो हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई, डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो है स्टॉक। लेकिन अगर हम मुंबई से चेन्नई जा रहे हैं उसमें जो टाइम आपके पास लग रहा है बीच में जाने का वो है फ्लो। क्यों? क्योंकि वो टाइम हमारा अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकता है, वो है फ्लो वेरिएबल। तो ये फ्लो वेरिएबल
जो हमारे पास है, बार बार बता रही हूँ, जिनका एक टाइम पीरियड होता है उनको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल्स। तो ये जो कंसेप्ट है स्टॉक और फ्लो, आप ये मान के चलो कि जो स्टॉक और फ्लो है, स्टॉक और फ्लो ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, दोनों में डिफरेंस तो हमने कर लिया, लेकिन आप देखो जो स्टॉक वेरिएबल्स हैं वो फ्लो वेरिएबल्स को हमारे पास इफेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे पास फ्लो वेरिएबल्स हैं वो स्टॉक वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं, सेविंग और वेल्थ। आपका जो हाउसेज हैं वो भी वेल्थ है, धन है आपका। अगर आप जितनी ज्यादा सेविंग करेंगे उतना ही फ्यूचर में आपके पास वेल्थ बढ़ेगा। सेविंग ज्यादा कर ली, एक घर की बजाय आप 2 घर खरीद सकते हो, तो अगर सेविंग ज्यादा हुई तो आपके पास नंबर ऑफ हाउसेज इंक्रीज हो जाएंगे। मींस अगर फ्लो इंक्रीज हुआ तो स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ फ्लो ने स्टॉक को इफेक्ट किया। अब हम देखेंगे स्टॉक कैसे फ्लो को इफेक्ट कर रहा है। स्टॉक फ्लो को कैसे इफेक्ट करेगा? अगर आपके पास नंबर ऑफ हाउसेज ज्यादा है, आपके पास 3 घर हैं, एक घर में आप रह रहे हो, 2 घर को आपने रेंट पर दे दिया, रेंट से आपकी इनकम जनरेट हुई, तो जितनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी उतनी आपकी सेविंग इंक्रीज हो, तो स्टॉक ज्यादा हुआ तो फ्लो भी आपके पास ज्यादा हुआ। तो स्टॉक और फ्लो वेरिएबल एक दूसरे के चेंज नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। स्टॉक वेरिएबल फ्लो वेरिएबल को इफेक्ट करता है और फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल को इफेक्ट करता है। दोनों इंटररिलेटेड हैं, दोनों आपस में ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। हाँ, दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, इसलिए हम नेशनल इनकम में कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो कंसेप्ट स्टॉक है या फ्लो है। और सिर्फ नेशनल इनकम में नहीं, पूरी मैक्रो में और इवन इंडियन इकोनॉमी में भी कई जगह हमारे पास ये वर्ड्स आएंगे, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल। तो यही से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है आपके पास, उसमें आगे क्वेश्चन पूछ के देखिए अपने आप से कि इसमें आपके पास टाइम पीरियड की जरूरत है या नहीं। अगर मान लीजिएगा आपने आंसर दिया है लेकिन उस आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तक आपको उसका टाइम पीरियड नहीं पता चल रहा है, वो है फ्लो वेरिएबल। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट आपने ऐसा पूछा जिसमें आगे कोई टाइम कंसेप्ट आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वो है स्टॉक वेरिएबल। तो इसमें मैंने एग्जांपल आपको काफी सारे बताए। स्टॉक में मनी सप्लाई, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, ये सारे स्टॉक। लेकिन फ्लो वेरिएबल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेविंग, उसके बाद स्पीड, ये सारे हैं हमारे पास फ्लो वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन अभी बताया था, 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, और सेकेंड आपसे पूछा जा सकता है कोई भी जैसे 4 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स आपको दे दें और आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रीजनिंग देते हुए। रीजनिंग में जो स्टॉक है उसमें रीजनिंग में दे दोगे इट हैज नो टाइम डायमेंशन, और जो फ्लो है उसमें आपके पास आ जाएगा इट हैज टाइम डायमेंशन। तो हम बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स में हमारा अगला कंसेप्ट हुआ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो के बाद हम इसी में आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट हमारे पास है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। हम कंसेप्ट लेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ये कंसेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इसको थोड़ा सा हम पहले भी कर चुके हैं, इस सेंस में हमने नहीं किया, लेकिन थोड़ा इसी सेंस में हमने इसको अब यहाँ पर्टिकुलर हम लेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इनकम मतलब जब आपके पास कोई भी रिसीप्ट्स है, कोई भी पैसा आपके पास आ रहा है, वो है हमारे पास यहाँ इनकम। लेकिन इकोनॉमिक्स में फैक्ट इनकम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है हमारे पास फैक्टर इनकम और दूसरी है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। दोनों में क्या फर्क है? अगर दोनों का डिफरेंस हम देखें, जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम हमारे पास अर्न इनकम है।
अर्न कंसेप्ट। और जो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम हमारे पास अर्न कंसेप्ट नहीं है। नोट अर्न कंसेप्ट, इट इज रिसीव्ड। फैक्टर इनकम हमारे पास चार ही होती है। लेबर को मिलती है वेजेस। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। लेबर, कैपिटल, लैंड को मिलता है रेंट। चार हैं फैक्टर्स हमारे पास। फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम आम भाषा में बिजनेसमैन बोलते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपने बीएसएमई में पढ़ा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो यहां इन्हीं कंसेप्ट को एक चार एग्जांपल से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास फैक्टर इनकम सिर्फ चार टाइप्स की होती है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है अर्न कंसेप्ट। सबसे पहले इसी को समझिए, अर्न कंसेप्ट क्या होता है। जब कोई फैक्टर अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, जब कोई फैक्टर अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में जो उसे पैसा मिल रहा है वो है अर्न कंसेप्ट। आपने कोई ना कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है, तभी कोई सामने से आपको पैसा दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्न। मतलब आपने उसको अर्न करके, कमा के उसको लिया है। हमारे पास फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी फैक्टर्स और एक होता है सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स चार होते हैं। लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये याद रखना, अब आगे हमारा नेशनल इनकम का जो मेन कंसेप्ट शुरू होगा तो हम इन चार फैक्टर्स को लेके चलेंगे और ये चारों फैक्टर्स जनरली जहां भी यूज करेंगे, चारों फैक्टर्स को एक साथ यूज करेंगे। कंसेप्ट है लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर, यहाँ लेबर का मतलब आम भाषा में लेबर का मतलब जो मैनुअल काम करते हैं वो लेबर है। यहाँ लेबर का मतलब मैनुअल काम करने वाले लोग नहीं। यहाँ लेबर का मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, चाहे वो जॉब आपकी 2000 रुपए की है और चाहे वो जॉब आपकी 2 करोड़ रुपए की है। जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ जॉब कर रहा है तो उसको इकोनॉमिक्स में यहाँ लेबर कहा जाता है। तो एक लेबर जब अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में उसको मिलते हैं वेजेस। कैपिटल, आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, आपको उसके बदले में मिलता है आपको इंटरेस्ट। लैंड, आपने किसी को जमीन दी, बिल्डिंग दी, हाउस दिया, उसको यूज करने के लिए दिया। अब जब आप उसको दे रहे हो तो उसको परमानेंट नहीं दे रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अगर आप किसी को हाउस दे रहे हो तो हाउस को इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहे हो, आप जितने दिन के लिए उसको दे रहे हो। उसको परमानेंट हाउस नहीं दिया जा रहा। हाउस में क्या है, लैंड जो है, लैंड जब आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसको उसकी सिर्फ फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने की परमिशन दे रहे हो। तो जो लैंड है, लैंड के बदले में मिलता है रेंट। एंड फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, अभी बताया जिसको हम बीएसटी में बिजनेसमैन बोलते हैं, वो यहाँ है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ऑर्गेनाइजर होता है। लेबर, कैपिटल, लैंड, इनको लेकर वो प्रोडक्शन शुरू करता है। वो प्रोडक्शन शुरू करने के बाद लेबर को वो दे देता है वेजेस, कैपिटल को मिल जाता है इंटरेस्ट, लैंड को मिल जाता है रेंट, और उसके बाद जो बाकी बचता है वो उसके पास हो जाता है प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर इनकम है, ये चार चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो, क्योंकि अब आगे जो कंसेप्ट आएंगे उनमें ये चार इनकम, फैक्टर इनकम, हमारी यही चार तरह की फैक्टर इनकम इस्तेमाल करेंगे जो पूरे आपके न्यूमेरिकल्स, पूरे आगे कंसेप्ट में आपके पास यूज होगी। चार फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इससे चार हमारे पास 4 फैक्टर इनकम कौन कौन सी हुई, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। हाँ, जब आप इन फैक्टर्स को लिख रहे हो तो फैक्टर्स को लिखने में आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। अगर आप कैपिटल पहले लिख देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या लैंड आपने सेकंड पेज पे लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चार फैक्टर्स आपने लिखने हैं, चारों फैक्टर्स का सीक्वेंस आप आगे पीछे लिख सकते हो।
तो फैक्टर इनकम एक अर्न इनकम है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिलते हैं। ये चार है। अब आपके दिमाग में आया होगा इनके अलावा प्रोडक्शन में आपको बहुत चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, फ्यूल, ये सब चीजें हमारी सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, प्राइमरी फैक्टर्स नहीं होते। यहाँ जब नेशनल इनकम में हम लेके चल रहे हैं, नेशनल इनकम में हम प्राइमरी फैक्टर्स लेके चलेंगे और प्राइमरी फैक्टर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ चार होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन में जिन चीजों की भी आपको जरूरत होती है वो सब चीजें हमारी सेकेंडरी फैक्टर्स होती हैं। तो सेकेंडरी फैक्टर्स जो होते हैं उनको इनकम ऐसे नहीं मिलती, जैसे फ्यूल वगैरह है इनको अलग से इनकम नहीं मिलती, लेकिन ये चार हमारे पास प्राइमरी फैक्टर्स हैं। ये भी जब अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनको अपनी फैक्टर सर्विस के बदले में आपके पास जो मिलता है वो मिलती है फैक्टर इनकम। अब इधर आ जाइए आप, ट्रांसफर इनकम। नाम तो इनकम ही है, लेकिन ट्रांसफर इनकम अर्न कंसेप्ट नहीं है, ये हमारी रिसीट्स है। मतलब आपको पैसा मिल रहा है लेकिन उस पैसे के बदले में आपने कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिएगा आप किसी बेगर को, किसी भिखारी को खाना खिला, अब उस भिखारी को आपने खाना खिलाया, उस भिखारी को आपने खाना दिया या उस भिखारी को आपने 10 रुपए का नोट दिया, उस भिखारी ने आपको उसके रिटर्न में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो वो बिना सर्विस प्रोवाइड किए उसको जो पैसा मिल रहा है वो है ट्रांसफर इनकम। दोनों में डिफरेंस देखो। अगर मान लीजिएगा एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, वो अपने एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज आपको पता है जो उसके यहाँ काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज को दोपहर में कैंटीन में वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो है वेजेस, अर्न इनकम, फैक्टर इनकम। वो एम्प्लॉइज फर्म्स के लिए काम कर रहे हैं तो फर्म उनको खाना खिला रही है, वो है वेजेस, फैक्टर इनकम। लेकिन अगर वही फर्म अपनी फैक्ट्री के बाहर कोई लंगर ऑर्गेनाइज कर रही है और उस लंगर में लोगों को खाना खिला रही है, तो वो लोगों को जो खाना मिल रहा है वो है ट्रांसफर इनकम। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? फैक्टर इनकम होती है अर्न, यहाँ फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करोगे तभी आपके पास फैक्टर इनकम आपको मिलेगी, लेकिन ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है। यहाँ जिसको ट्रांसफर इनकम मिल रही है उसको बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। अगर एक बच्चा न्यूज़पेपर बेचकर अपनी स्कूल की फीस का इंतजाम कर रहा है वो है फैक्टर इनकम, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से जो पॉकेट अलाउंस मिल रहे हैं, पैसा आपके पास भी आ रहा है, आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से पॉकेट अलाउंस, जेब खर्च मिला, ये है ट्रांसफर इनकम। तो इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। जब हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं वो अर्न है, अब थोड़ा सा ट्रांसफर इनकम के बारे में और थोड़ा ज्यादा बात कर लेते हैं हम। ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, नोट अर्न इनकम नहीं है, रिसीव्ड, आपको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। जैसे एक है रिटायरमेंट पेंशन और एक है ओल्ड एज पेंशन, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, बहुत कॉमन है। रिटायरमेंट पेंशन किसको मिलती है? अगर एक एम्प्लॉय जिंदगी भर किसी के यहाँ काम करता रहा, उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो उसने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की तो उसको रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है, ये है फैक्टर इनकम। लेकिन ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में रहने वाले ओल्ड पर्सन्स को देती है जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो एज ए चैरिटी, एज ए सोशल वेलफेयर, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट की गवर्नमेंट वहां रहने वाले बुजुर्गों को पेंशन देती है। जैसे दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपने ओल्ड पर्सन्स को 1500 रुपए महीने की ओल्ड एज पेंशन देती है, और अभी लॉकडाउन में देखिए 3 महीने की पेंशन एक साथ आ गई है। अब वो जो ओल्ड पर्सन है वो दिल्ली सरकार के लिए बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर इनकम होगी, इसको हम फैक्टर इनकम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर जो आपके पास रिटायरमेंट पेंशन है वो फैक्टर इनकम थी, क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी भर फर्म के लिए काम किया। लेकिन ट्रांसफर इनकम, ओल्ड एज पेंशन जिनको मिल रही है वो दिल्ली सरकार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास हो गई ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम के और कुछ एग्जांपल देखिए, क्योंकि फैक्टर इनकम के तो हमारे पास यही 4 एग्जांपल रहेंगे, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट।
ट्रांसफर इनकम में भी मैंने बताया कोई भी आप ग्रांट्स दे रहे हो, कोई भी हेल्प आप दे रहे हो किसी को, फाइनेंशियली उसको आप हेल्प कर रहे हो, वो सारा हमारा ट्रांसफर इनकम है। जैसे अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर जो केयर फंड में अगर आप में से किसी ने कुछ पैसा दिया है तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा देने के बदले में आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी, ये वो जो है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, जो भी आपको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है तो वो स्कॉलरशिप भी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। यहाँ कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की तो हमें स्कॉलरशिप मिला। अब पढ़ाई तुमने की, तुम्हारे मार्क्स के बेस पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो तुमने दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्या किया है? मार्क्स तो आपने अपने लिए लिए हैं, आप दिल्ली गवर्नमेंट को तो उसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो जो स्कॉलरशिप्स है वो भी क्या होगा आपका, ट्रांसफर इनकम। उसके बाद आप इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते हो, बेरोजगारी भत्ता। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी जो हमारे देश में तो नहीं मिलता, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ उस देश की गवर्नमेंट अपने देश में रहने वाले जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको पैसा देती है, तो वो भी हमारे पास क्या है, ट्रांसफर। तो हमारे पास जब इसका डिफरेंस आएगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन में फैक्टर इनकम इज अर्न कंसेप्ट बिकॉज factor of production get it by providing factor service, और ट्रांसफर इनकम में it is not on concept, it is only receipts। तो ये हमें बिना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किए हुए मिलती है। फर्स्ट तो ये हो गया हमारा इसके पास डिफरेंस जिसमें आप डेफिनेशन लिख दोगे। सेकंड डिफरेंस इसमें आपके पास एग्जांपल का हो जाएगा। एग्जांपल आपके पास यहाँ 4 एग्जांपल हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम के तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपल अभी मैंने साथ साथ क्लियर किए। और तीसरा देखिए डिफरेंस, फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है, तो इसलिए ट्रांसफर इनकम को हम फैक्टर इनकम में जहां जब नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं तो ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते? आपके पापा ने आपको पॉकेट अलाउंस दी, आपके पापा की इनकम जो है वो हमारी अर्न कंसेप्ट था, फैक्टर इनकम था, उसको हम पहले ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं। अब उस पैसे में से आपको दोबारा पैसा दिया जा रहा है या आपकी मम्मी को घर खर्च चलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसी पैसे में से तो दोबारा एंट्री हो रही है। अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो नेशनल इनकम तो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। याद रखना है चीज, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, लेकिन जो हमारी ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। अब इन्हीं के साथ वर्ड रिलेटेड है, फैक्टर इनकम के साथ वर्ड रिलेटेड है फैक्टर पेमेंट, और ट्रांसफर इनकम के साथ वर्ड रिलेटेड है ट्रांसफर पेमेंट। ये एक ही कॉइन के दो साइड हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, वेजेस, फैक्टर इनकम भी है, फैक्टर पेमेंट भी है। लेबर को जब वेजेस मिल रहे हैं तो उसके लिए वेजेस है फैक्टर इनकम, लेकिन एंटरप्रेन्योर जब वेजेस दे रहा है तो उसके लिए है फैक्टर पेमेंट। वेजेस एक ही हैं, लेने वाले के लिए जिसको फैक्टर इनकम मिलती है उसके लिए वो इनकम है, और जो ये दे रहा है उसके लिए फैक्टर पेमेंट है। जैसे अगर मुझे इंटरेस्ट मिला तो मेरे लिए इंटरेस्ट है फैक्टर इनकम, लेकिन जो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है उसके लिए है फैक्टर पेमेंट। ऐसे अगर मुझे रेंट मिला तो मेरे लिए रेंट है फैक्टर इनकम, लेकिन जो मुझे रेंट दे रहा है उसके लिए है फैक्टर पेमेंट। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट फैक्टर इनकम। ऐसे उधर कंसेप्ट है हमारे पास ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट। अगर आप भिखारी को खाना खिला रहे हो तो भिखारी के लिए वो खाना है ट्रांसफर इनकम, और मैं भिखारी को खाना खिला रही हूँ तो मेरे लिए है ट्रांसफर पेमेंट। स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट इसको डालेगी ट्रांसफर पेमेंट में, और अगर किसी बच्चे को इनकम में जो स्कॉलरशिप्स हैं अगर वो मिल रहे हैं तो उस बच्चे के लिए वो है ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट
सेम हमारे पास है, एक ही पॉइंट के दो साइडेड है। ऐसे ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट हमारे पास सेम पॉइंट के दो साइडेड है। लेने और देने वाले का बस यूनिट का फर्क है, जो यूनिट इसको ले रही है उसके लिए इनकम है और जो यूनिट इसको प्रोवाइड कर रही है उसके लिए ये हमारे पास पेमेंट है। तो ये हमारा अगला कंसेप्ट क्लियर हुआ, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब थोड़ा मैं पिछला लेके चल रही हूँ क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये सब इंटररिलेटेड। हमने फर्स्ट वीडियो में इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को लिया था और यहाँ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को ले, दोनों में एक चीज कॉमन आई थी। जब मैंने वहां इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को लिया था तो वहां मैंने कहा था इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं और जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे ही कंसेप्ट आया, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये सारे कंसेप्ट मिलकर, दोनों कंसेप्ट मिलकर पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, 4 आइटम आपको दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये जो फॉलोइंग आइटम्स हैं, इन फॉलोइंग आइटम में से आप किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे और किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। यहां सिर्फ आपके पास फाइनल इंटरमीडिएट नहीं एग्जांपल होंगे, दोनों के एग्जांपल मिक्स करके दे दे। जैसे मान लीजिएगा आपके पास एग्जांपल आ गया, हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ पीड़ितों को आपने हेल्प किया। ये एग्जांपल आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। आपने फ्लड विक्टिम्स को हेल्प किया और ट्रांसफर इनकम में, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड एग्जांपल वो इंटरमीडिएट और फाइनल में से डाल दें, जो एग्जांपल हमने वहां लिए थे फर्स्ट वीडियो में, दोबारा उसको ले रही हूं। कार परचेज बाय कार डीलर। अब ये एग्जांपल आपका इंटरमीडिएट का है तो ऑब्वियसली आप इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करो। तो ये ऐसे नहीं कि सारे कंसेप्ट आपके टोटली अलग अलग हैं, कंसेप्ट सारे इंटररिलेटेड हैं। आपके पास ये कंसेप्ट जो इंटररिलेटेड है, ये कंसेप्ट आपके पास कैसे आ सकते हैं? ये कंसेप्ट आपके पास मिलके आ सकते हैं कि कुछ टर्म्स आपको फैक्टर इनकम की दे दें, उसमें कुछ टर्म्स ट्रांसफर इनकम की दे दें, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स दे दें, कुछ आपको फाइनल गुड्स दे दें और चारों में मिक्स करके एग्जांपल दे दें और क्वेश्चन उससे सेम आपसे जो है एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वो कॉमन क्वेश्चन क्या रहेगा कि फॉलोइंग आइटम्स को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, रीजंस दीजिए। तो रीजंस में अगर वो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल हैं तो आपको रीजन में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम वाले आपको रीजंस देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास वो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के एग्जांपल हैं तो आपको उसके वहां के एग्जांपल की रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो ये जो अलग अलग आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप देखिए टॉपिक आपके पास सेम है, वो है बेसिक कंसेप्ट्स। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पूरी मैक्रो में हर एक चैप्टर में आपको ये कंसेप्ट चाहिए जो हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। और इस चैप्टर में यही है, फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट में मेन क्वेश्चंस अभी आएंगे हमारे बाद में। ये सारे मेन क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि आपको सब मेन क्वेश्चंस के लिए चाहिए, ये अलग से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हर एक क्वेश्चन आपके अलग से वेटेज लेके चल रहा है। अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आपके पास आंसर्स रहेंगे तो अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चंस ही आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हुआ जिसमें हमने 2 किया। आज की वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट्स क्लियर किए। एक हमने किया स्टॉक एंड फ्लो और दूसरा कंसेप्ट हमने क्लियर किया फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब इन्हीं कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में हम इन्हीं को आगे लेके चलेंगे। इन्हीं को आगे लेके चलने का मतलब कुछ और टर्म्स, जो टर्म्स हमें नेशनल इनकम में और ज्यादा क्लियर करनी है। तो इसके नेक्स्ट कंसेप्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।